दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भूगोल का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये अभ्यास सेट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत एवं विश्व के भूगोल का भाग 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसमें मरुस्थल और उनके देशों के नाम दिए गए हैं आपके। देखिए सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सही सुमेलित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही सुमेलित है। चिहुआ हुआन मरुस्थल ईरान, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, सही सुमेलित है। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा चिहुआ हुआन मरुस्थल। दोस्तों चिहुआ हुआन मरुस्थल ईरान में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। ऑप्शन है आपके अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मिस्र। तो सही उत्तर है नाइजीरिया। दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर रेगिस्तान है। ये करीब 86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। दोस्तों नाइजीरिया में सहारा मरुस्थल का विस्तार पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं है। अगला प्रश्न है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, आपको बताना है। ऑप्शन है शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत तटवर्ती। तो सही उत्तर है दोस्तों अफ्रीका में जो कालाहारी मरुस्थल है, इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका विस्तार मकर रेखा के दक्षिण में है। इस कारण ये उपोष्ण कटिबंधी जलवायु प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष इनमें से नहीं है। देखिए साल, रोजवुड, आबनूस या महोगनी, इसमें से आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर है साल। दोस्तों साल, सागौन, नीम और शीशम ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जबकि रोजवुड, आबनूस और महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत, रोजवुड, आबनूस, महोगनी ये सदाबहार वनों के अंतर्गत, जबकि साल, सागौन, नीम और शीशम ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान यानी फलों का बागीचा कहा जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूमध्य सागरी वन प्रदेश। दोस्तों भूमध्य सागरी वन प्रदेश जो है ये फलों की कृषि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर फलों की कृषि भी अधिक होती है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में अधिकतर यूरोप और ये वनस्पतियां यूरोप और अफ्रीका में पाई जाती हैं। एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में भी फलों की खेती होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ वन कौन सा है। इसमें है आपके कटीले वन, पर्वतीय वन, मानसूनी वन या मैंग्रोव वन। तो हमने एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में भी वनों का जब प्रकार देखा था तो उसमें मानसूनी वन जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल फैले हुए वन हैं और भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार बहुत अधिक है और इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों और झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वन की प्रकृति और उनका क्षेत्र आपको बताना है। वन की प्रकृति और क्षेत्र देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये कहाँ पाए जाते हैं, शिलांग में। दोस्तों यहाँ पे लगातार बारिश होती है। मानसूनी वन, तो मानसूनी वन शिवालिक या हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन ये नीलगिरी में पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन आप जानते हैं
ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस कूट के हिसाब से सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन प्रबंधन, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा, या सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक वानिकी मतलब सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ी वन या शंकुधारी वृक्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, शंकुवृक्षी वन। यहाँ पे जो शंकुवृक्षी वन होता है, विलो लकड़ी वहीं से प्राप्त होती है। ये ठंडे वन प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी स्थित है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? आपसे सुनिए, विनसर का जंगल। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। विनसर का जंगल उत्तराखंड में है और विनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। विनसर वन्यजीव का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिनमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। दोस्तों, विनसर जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, फट्टी फसल उगाना या वनीकरण। तो सही उत्तर है आश्रय पट्टी। देखिए, आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल या शिवालिक पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर दोस्तों सदाबहार वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल और असम में 1200 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र जो हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य है। दोस्तों, नंदनकानन उड़ीसा में भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर स्थित वन्य जीव अभयारण्य है जो सफेद टाइगर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल। तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, यानी वो मरुस्थल में उगता है? सरसों, अमरबेल, करील या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों करील का पौधा। करील का पौधा मरुद्भिद या इनको जेरोफाइट भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां कैकट्स, बबूल, करील, सेजब्रज और एकेसिया तथा सैक्सोल और कीकर आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेजनी वन का एक प्रकार है, कौन सा है? आपको बताना है। तो अमेजनी वन का एक प्रकार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी में जो भूमध्य रेखी वनों को जो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनको सेल्वा कहते हैं। और दोस्तों, पंपास दक्षिण अमेरिका में ही अवस्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। टुंड्रा और टैगा जो है उच्च अक्षांशीय जलवायु और वन क्षेत्रों से संबंधित है और विश्व भूमि का लगभग 10% क्षेत्र उष्णकटिबंधीय
वर्षा प्रचुर वन हैं। इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका गिनी तट और जावा सुमात्रा इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो आप जानते हैं विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है। दोस्तों देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक जो जलवायु भाग है वहाँ पर लगातार वर्ष भर वर्षा होती है और यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। अब आइए देखते हैं भारत के संदर्भ में खनिज संसाधनों से संबंधित प्रश्न। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हमेशा या हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न खनिज उत्पादन, फल उत्पादन आदि से पूछे जाते हैं। अग प्रश्न है दोस्तों, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? तो सही उत्तर है महानदी घाटी में स्थित है विश्रामपुर कोयला क्षेत्र और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाटशिला, मूसाबनी और राखा क्षेत्र। देखिए, घाटशिला, मूसाबनी और राखा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? आपको बताना है बॉक्साइट, कोयला, तांबा या फिर चांदी। तो सही उत्तर है तांबा। दोस्तों झारखंड में मूसाबनी, राखा, घाटशिला ये मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कालाहांडी, मलाजखंड, जावर या अनंतपुर। तो सही उत्तर है कालाहांडी। उड़ीसा में कालाहांडी, रायगढ़ और कंधमाल क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मलाजखंड मध्य प्रदेश में तांबा खनन के लिए, जावर राजस्थान में जस्ता उत्पादन के लिए और अनंतपुर आंध्र प्रदेश सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलालपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था? तो आंध्र प्रदेश का तुमलालपल्ली किसके खोज के लिए आया था? तो सही उत्तर है सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। दोस्तों तुमलालपल्ली आंध्र प्रदेश के YSR जिले में स्थित यूरेनियम रिजर्व के रूप में विश्व मानचित्र पर अंकित एक स्थल है और आंध्र प्रदेश अपने विभिन्न प्रकार के खनिजों और चट्टानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो तुमलापल्ली सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के लिए जो है विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? तो उत्तर है दोस्तों हेडलैंड। देखिए, हेडलैंड कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हेडलैंड पत्तन है, दुनिया का सबसे बड़ा खनन पत्तन है और यहाँ से भारी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? आपको बताना है ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोसाइट क्या हैं? तो सही उत्तर है बहिर्वेधी चट्टानें। दोस्तों ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट याद कर लीजिए, बहिर्वेधी चट्टान के उदाहरण हैं। ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? देखिए, एजुराइट, पायराइट, हेमेटाइट या हेलाइड। तो सही उत्तर है हेलाइड। नमक जो है हेलाइड से उत्पन्न होता है। हेलाइड एक द्विमिश्रण होता है दोस्तों और इसमें क्या है, इसका एक भाग हैलोजन परमाणु और दूसरा तत्व मूल होता है। हेलाइड के मिश्रण में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड आदि आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतर चट्टानों और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। दोस्तों अधिकतर चट्टानों और खनिजों में सिलिकॉन की बहुलता होती है और पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों का जो प्रतिशत होता है उसमें ऑक्सीजन 46% और सिलिकॉन की मात्रा 27.72% होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कहाँ तांबा, स्वर्ण, लोहा और कोयला पाया जाता है? आपको क्रम से बताना है कि तांबा, स्वर्ण, लोहा और कोयला कहाँ पाया जाता है, ये युग्म दिए गए हैं। तो तांबा आपका खेतड़ी में पाया जाता है, सोना कोलार की खानों में, कुद्रेमुख से लोहा और झरिया से कोयला। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों खेतड़ी राजस्थान में है, कोलार कर्नाटक में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है और झरिया झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, किसके लिए?
तो सही उत्तर है बैलाडीला हेमेटाइट अयस्क, जिससे कि लौह उत्पादन होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी 31 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता भारत में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है और पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता से प्रथमतः ऑक्सीजन और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही उत्तर है अफ्रीका का कॉपर उत्पादक सबसे बड़ा देश कांगो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन या पोटास। तो सही उत्तर है दोस्तों टंगस्टन जो है उर्वरक खनिज नहीं है, बल्कि नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास ये सभी दोस्तों उर्वरकों के रूप में प्रयोग होते हैं। अब आइए देखते हैं भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत और कजाकिस्तान। तो सही उत्तर है अर्जेंटीना। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका रूस है। रूस के बाद कनाडा दूसरे स्थान पर है और अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न एक आसान सा प्रश्न है, स्थल अवरुद्ध देश आर्मेनिया की राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया जो है जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की और ईरान से घिरा हुआ है और तबिलिसी जॉर्जिया की, बाकू अजरबैजान की और मिन्स्क जो है ये बेलारूस की राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा, चीन, अमेरिका या भारत? तो सही उत्तर है कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एशिया महाद्वीप के किस राजनीतिक क्षेत्र में स्थित है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं भारत दक्षिण एशियाई देश है और ये दक्षिण एशिया में स्थित है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में अन्य जो देश हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान आदि हैं और इस विस्तृत भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिम एशिया का देश नहीं है? ऑप्शन है आपके इजराइल, तुर्की, ईरान और मंगोलिया। तो सही उत्तर है मंगोलिया। दोस्तों, इजराइल, तुर्की, ईरान ये सब जो है साउथ वेस्ट एशियन देश हैं, लेकिन मंगोलिया पूर्वी एशिया का देश है और पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आर्कटिक महासागर जो है एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, एशिया 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। इसके पूरब में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भूतटीय भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी तट या मालाबार तट। तो आप जानते हैं, शुरू से ही आपने पढ़ा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं।
अरब सागर में जो भारतीय द्वीप हैं ये प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। दोस्तों इनका निर्माण प्रवाल जमाव या प्रवाल जीवों के जमाव से हुआ है, इसलिए अरब सागर में जो स्थित द्वीप हैं लक्षद्वीप आदि ये प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है और अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो सैडल पीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष द्वीपों यानी लक्षद्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। एमराल्ड द्वीप समूह, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए दोस्तों स्टार कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों, लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान में और 22 द्वीप समूह निकोबार में है, इनसे मिलकर बना है। और इन द्वीप समूहों को एमराल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या चंडीगढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, जिसका क्षेत्रफल 1,20,355 वर्ग किलोमीटर है और इसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, चीन के अवैध कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो इस हिसाब से जम्मू और कश्मीर वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? देखिए मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना या कृषि। तो सही उत्तर है शिकार करना। दोस्तों टुंड्रा क्षेत्रों में वर्ष के लगभग अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं और वनस्पतियों में ग्रीष्मकाल में कुछ फूल इत्यादि विकसित हो पाते हैं और यहाँ के निवासियों में एस्किमो, लैप्स आदि होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण दिनचर्या इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव जंतुओं और मछली के शिकार पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों इटली के उत्तरी भाग में लोम्बार्डी का मैदान है, जो कि ये यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि अक्षांश के बीच फैला हुआ है, आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि कितने अक्षांश के बीच फैली हुई है। तो सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत की मुख्य स्थिति का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत का विस्तार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 47 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है किन्नौर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की जो सीमा है चीन के साथ लगती है। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सही उत्तर है 5 राज्य। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो उत्तर है दोस्तों पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है पहले फ्रांसीसी कॉलोनी या फ्रांसीसी बस्ती था, जिसमें 4 स्वायत्त क्षेत्र पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम आते हैं और ये सभी क्षेत्र दोस्तों
देखिए ये सभी क्षेत्र स्वायत्त शासी जिले के रूप में हैं और एक दूसरे से सीमा नहीं बनाते हैं, क्योंकि माहे केरल से, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु से और यनम आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या श्रीनगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल। दोस्तों देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। और चेन्नई चेन्नई जो है, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर, ये जो है भोपाल जो है कर्क रेखा के सबसे निकट का इन ऑप्शंस में से उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमुख संस्थाओं से संबंधित है। देखिए, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता या पुणे। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। दोस्तों, नेशनल एथलेट एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में है और ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मखदूम, मथुरा में स्थित है। मखदूम जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा जिले के फराह कस्बे के निकट मखदूम नामक गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी अनुमानित की जाती है? तो सही उत्तर है, भारत जो है दोस्तों, ये नॉर्थ से साउथ तक की ये दूरी 3,214 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर, यानी भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो पूरब पश्चिम विस्तार से लगभग 300 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पैसिफिक आइलैंड और तस्मानिया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया में। ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओशिनिया में जो शामिल हैं वो आपके कौन से देश हैं? तो ओशिनिया अथवा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतिरिक्त मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीप समूह शामिल हैं। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से एक है। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी ओशिनिया या ऑस्ट्रेलेशिया ग्रुप में शामिल हैं। दोस्तों, मेलानेशिया में कौन कौन से आते हैं? तो मेलानेशिया में आयरन जावा, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप आते हैं। माइक्रोनेशिया में उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, मार्शल द्वीप समूह, गिलबर्ट द्वीप आते हैं। और पोलिनेशिया में हवाई, समोआ, टोंगा, टुवालू, पूर्वी किवीराती और क्विक द्वीप समूह शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बाट्रास क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर में एक द्वीप, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अल्बाट्रास उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है दोस्तों। और ये प्रशांत महासागर में स्थित एक कटक भी अल्बाट्रास जो है कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है और लगभग 1,40,000 से 1,70,000 माओरी जनजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया में और लगभग 7,12,000 लोग जो है न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया जो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड मिलाकर स्कैंडिनेविया बनाते हैं। फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संग ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं और कभी कभी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को मिलाकर ही स्कैंडिनेविया बनता है, जबकि यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इस जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसका अभी अंतिम प्रश्न है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो सही उत्तर है 1967 से 1990 तक।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68, 1979-80 और विकसित हरित क्रांति 1980-81 से 1989-90 तक चली थी। इसलिए सही उत्तर है 1967 से 1990। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1965-66 से 1980-81 तक चला और पहले चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया था और विश्व में हरित क्रांति का जनक N.E. बोरलाग यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास प्रश्न का दूसरा भाग। इसका एक भाग हम आगे और करेंगे, जिनमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।